नमस्कार विद्यार्थियों, आज की कक्षा हिंदी व्याकरण के लिए है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको वाक्य पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। आइए वाक्य से संबंधित चर्चा प्रारंभ की जाए। विद्यार्थियों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में रहते हुए अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। उसे अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए वाक्यों की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना वाक्यों के वह अपने विचारों से दूसरों को अवगत करा नहीं पाएगा और इस आधार पर उसका समुचित विकास भी नहीं हो पाएगा। आइए अब वाक्य के पारिभाषिक स्वरूप के संबंध में चर्चा की जाए। बच्चों, वाक्य जो भाषा की सबसे बड़ी इकाई है और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वाक्य की संरचना शब्दों के समूह के द्वारा संभव होती है, लेकिन वाक्य की संरचना के लिए ऐसे शब्दों का समूह होना चाहिए जो सार्थक हो, क्रमबद्ध हो और व्यवस्थित हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्दों का क्रमबद्ध, व्यवस्थित और सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। उदाहरण के लिए मैं आपके सम्मुख ये शब्दों का समूह प्रस्तुत करती हूँ, जैसे वह, जा, बाजार, रहा, में, है। ये एक ऐसे शब्दों का समूह है, अगर हम इसको लिखते हैं तो इसके द्वारा हमें किसी भी अर्थ की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए यह वाक्य का सही और व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध स्वरूप नहीं होगा। इन्हीं शब्दों को जब हम क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप में करते हैं तब वाक्य बनेगा, वह बाजार जा रहा है। और इस प्रकार इस वाक्य के पदों से हमें एक सार्थक अर्थ पता चलता है। इससे सिद्ध होता है कि वाक्य संरचना के लिए शब्दों के समूह का व्यवस्थित और क्रमबद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। विद्यार्थियों, वाक्य की संरचना दो अंगों को मिलाकर होती है, जो इस प्रकार है। नंबर 1 उद्देश्य और नंबर 2 विधेय। जब भी हम वाक्य बोलते हैं या लिखते हैं तब उसमें पहले कर्ता, उसके बाद कर्म और तत्पश्चात क्रिया का प्रयोग किया जाता है। व्याकरणिक दृष्टिकोण से वाक्य का सही और शुद्ध ढंग यही है। जैसे राम पत्र लिख रहा है। इस वाक्य में राम वाक्य का कर्ता है और कर्ता को ही उद्देश्य कहा जाता है। उद्देश्य वह कहलाता है वाक्य में जिसके बारे में कुछ जानकारी दी जाती है। इस वाक्य में राम के विषय में जानकारी दी जा रही है, इसलिए राम उद्देश्य हो गया अर्थात कर्ता हो गया। दूसरा पद पत्र है, पत्र कर्म हो गया और उसके बाद का जो अंश है लिख रहा है, राम उद्देश्य हो गया और पत्र लिख रहा है, यह संपूर्ण अंश विधेय कहलाएगा। विधेय का तात्पर्य यह है कि वाक्य में उद्देश्य अर्थात कर्ता के विषय में जो जानकारी प्रदान की जाए उसे विधेय कहते हैं। विद्यार्थी, अभी मैंने आपको वाक्य की परिभाषा का ज्ञान कराया। इसके साथ ही मैं आपको वाक्य के भेदों के विषय में जानकारी प्रदान करूंगी। बच्चों, वाक्य को वर्गीकृत करने के लिए व्याकरण में 2 आधारों का निर्माण किया गया है। नंबर 1 रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर।
विद्यार्थियों, आइए मैं आपको रचना के आधार पर बनने वाले वाक्यों के विषय में जानकारी प्रदान करती हूँ। पहले मैं आपको सरल वाक्य के विषय में बताऊंगी। विद्यार्थियों, सरल वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें एक कर्ता, एक क्रिया और एक ही कर्म होता है। इस प्रकार के वाक्यों में उपवाक्य नहीं होते हैं। इस वाक्य में पूरी बात एक ही बार में कह दी जाती है। यह वाक्य छोटा होता है और सरल होता है। दूसरे प्रकार का वाक्य संयुक्त वाक्य है। संयुक्त शब्द का अर्थ होता है जोड़ना, अर्थात संयुक्त वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जो दो उपवाक्यों को जोड़ करके बनाए जाते हैं। संयुक्त वाक्य में दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं। न कोई भी वाक्य किसी से छोटा होता है और न बड़ा होता है। ये उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़कर बनाए जाते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि जहाँ दो या उससे अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य को बनाने के लिए हम जिन समुच्चय बोधक अव्ययों का प्रयोग करते हैं और तथा, किंतु, परंतु, या, अन्यथा, वरना, लेकिन, बल्कि आदि इसलिए का प्रयोग हम करते हैं। रचना के आधार पर वाक्य का तीसरा भेद है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य से तात्पर्य ऐसे वाक्यों से है जिसमें एक प्रधान स्वतंत्र उपवाक्य होता है और एक या दो या जितने भी हों उसके आश्रित उपवाक्य होते हैं। यानी इसमें एक वाक्य जो प्रधान उपवाक्य होता है और उस प्रधान उपवाक्य के आश्रित अन्य वाक्य होते हैं, उनको मिलाकर के एक नया वाक्य जो बनता है उसे मिश्रित वाक्य कहा जाता है। उदाहरण के रूप में, जो लड़की वहाँ खड़ी है वह मेरी मित्र है। इस वाक्य में जो और वह शब्द दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए गए हैं। मिश्रित वाक्यों को बनाने के लिए जो, वह, जिसे, उसे, मैं, जिसकी, मैंने, जहाँ, की, तब, तो आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मिश्रित वाक्य को अच्छी तरह जानने के लिए हमें प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य के विषय में भी संक्षेप में जान लेना चाहिए। बच्चों, प्रधान उपवाक्य की ऐसा उपवाक्य होता है जिसमें क्रिया प्रमुख होती है, जबकि आश्रित उपवाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जो हमेशा जो, कि, जो, जिससे, यदि आदि शब्दों से शुरू होते हैं। मिश्र वाक्य का जब सरल वाक्य बनाया जाए तो क्रिया वाक्य के अंत में आती है और वही प्रधान उपवाक्य हो जाता है। उपवाक्य को 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। नंबर 2, विशेषण आश्रित उपवाक्य। नंबर 3, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। संज्ञा आश्रित उपवाक्य ऐसे वाक्य जो कि पद से जुड़े होते हैं, उन्हें संज्ञा से, माँ ने कहा कि जल्दी आना। यहाँ पर माँ ने कहा यह अंश प्रधान उपवाक्य है और उसके बाद आने वाला कि जल्दी आना यह संज्ञा आश्रित उपवाक्य।
मिश्रित आश्रित उपवाक्य का दूसरा भेद विशेषण आश्रित उपवाक्य है। ये वाक्य उपवाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले होते हैं और ये विशेषण का कार्य करते हैं। विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ जो, जिसे, जिसने, जिनके लिए आदि शब्दों से होता है। तो उदाहरण के लिए, जिसको यह पुरस्कार मिला है उसे यहाँ बुलाओ। इस वाक्य में जिसको पद विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है और यह उस व्यक्ति की यानी उस संज्ञा की विशेषता बता रहा है जिसे पुरस्कार दिया गया है। आश्रित उपवाक्य का तीसरा भेद है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। ऐसा आश्रित उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता स्पष्ट करता है, ऐसा वाक्य क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाता है। ये वाक्य ज्यों ही, जब, जहाँ, जिधर, जिस जगह, जैसे, जैसा, जितना, यदि, यद्यपि, ताकि आदि शब्दों से आरंभ होते हैं। उदाहरण, ज्यों ही बादल हटे धूप निकल आई। बच्चों, आइए अब अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं इस विषय में मैं आपको जानकारी प्रदान करती हूँ। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला विधानवाचक वाक्य, दूसरा आज्ञावाचक वाक्य, तीसरा निषेधवाचक वाक्य, चौथा प्रश्नवाचक वाक्य, पांचवा इच्छावाचक वाक्य, छठा विस्मयवाचक वाक्य, सातवां संदेहवाचक वाक्य और आठवां संकेतवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य का तात्पर्य यह है कि इस वाक्य के द्वारा एक क्रिया के संपन्न होने का ज्ञान होता है और यह वाक्य एक सरल और सकारात्मक वाक्य होता है। उदाहरण के लिए, बच्चे खेलने जा रहे हैं। इस वाक्य से हमें यह पता चलता है कि बच्चों के द्वारा जाया जा रहा है। आज्ञावाचक वाक्य, इस प्रकार के वाक्यों से आज्ञा या आदेश देने का भाव प्रकट होता है, जैसे यहाँ से अभी चले जाओ। बच्चों, अगला भेद है निषेधवाचक वाक्य। निषेध शब्द का तात्पर्य होता है नकारात्मक भाव अर्थात या नहीं। ये वे वाक्य होते हैं जिनके बीच में न, नहीं, मत आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, मैं यह फल नहीं खा पाऊंगा। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य से आप सभी परिचित हैं और इस तरह के वाक्यों का प्रयोग दूसरे व्यक्ति से जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस तरह के वाक्यों में क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे, किसने आदि प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करके इन वाक्यों का निर्माण किया जाता है। जैसे किसके साथ खेलने जा रहे हो। विस्मयादि वाचक वाक्य, विस्मय शब्द का अर्थ है हमारे मन में जो भाव होते हैं उन भावों को प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है और जिन शब्दों को सुनकर हमारे मन में आश्चर्य उत्पन्न होता है, घृणा उत्पन्न होती है, हर्ष उत्पन्न होता है, प्रेम उत्पन्न होता है, ऐसे वाक्यों को विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, अरे तुम फिर आ गए। इच्छावाचक वाक्य,
इस प्रकार के वाक्यों में इच्छा या आशा का ज्ञान होता है, जैसे हे भगवान इन्हें सद्बुद्धि दो। संदेहवाचक वाक्य, इस प्रकार के वाक्यों में कार्य के पूर्ण होने में व्यक्ति के मन में संदेह उत्पन्न होता है और उस संदेह को प्रकट करने के लिए संभवतः, शायद, हो सकता है आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, शायद आज बारिश हो। बच्चों, अब मैं आपको संकेतवाचक वाक्य के विषय में बताने जा रही हूँ। संकेतवाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें एक क्रिया वाक्य की दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है और इस प्रकार के वाक्यों से में एक शर्त का भी पता चलता है। उदाहरण के लिए, यदि पढ़ते तो पास जरूर होते। बच्चों, मैंने आपको इस पाठ के अंतर्गत वाक्य की परिभाषा, वाक्य के भेद के संबंध में विस्तृत जानकारी कराई। अगर आपको इस पाठ से संबंधित किसी भी शंका का समाधान प्राप्त करना हो तो आप मुझसे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।